हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। आज की फिल्म पोस्ट कार्ड। दोस्तों, आज के दौर में हमें जब चाहिए किसी को भी मैसेज या कॉल के माध्यम से याद कर लिया करते हैं। कई बार फ़ोन पर बात बन भी जाती है और कई बार बात बिगड़ भी जाती है। एक ही दिन में कई बार झगड़े हो जाते हैं। एक वो दौर था चिट्ठियों का, जब लोग चिट्ठियों की राह में महीनों बिता देते थे। वो पत्र में लिखे शब्द जैसे खुद बोलते हो। पढ़ते पढ़ते अचानक से चेहरे के भाव बदलने लगते। कभी पढ़कर मुस्कुरा दिया करते तो कभी रोना आ जाता। उस इंतज़ार में भी एक तड़प और प्यास होती थी। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी ही खूबसूरत मराठी फिल्म को जो उसी तड़प और प्यास को आसान शब्दों में दर्शाती है। यह फिल्म 3 असंबंधित पात्र और उनके सुख दुख के बारे में है और उन सभी का एकमात्र संबंध डाकिया से है, जो समय समय पर उन्हें पत्र वितरित करता है। कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से विलेज से शुरू हुई। उसी विलेज में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं। नाम है आलोक। काम यही था, लोगों के पत्र को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। घर पर एक पत्नी है, जया, जो कि गर्भवती है। दोनों अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफ़ी खुश थे। जया की एक आदत है, जब भी आलोक लेटर डिलीवर करने के लिए घर ले आता तो वो हर एक लेटर को खोलकर पढ़ने लगती। पर आलोक को ये पसंद नहीं किसी के लेटर को इस तरह से पढ़ना, क्योंकि उसे लगता है जो लेटर जैसा है उसे उसी तरह से उसके मालिक तक पहुंचा दिया जाए। वहीं जया का मानना था लेटर्स में सिर्फ शब्द नहीं होते, कई तरह के भाव छिपे होते हैं, जैसे सुख दुख, तकलीफ़, हंसी खुशी और भी बहुत कुछ। वहीं पास के एक लकड़ी के मील में एक बूढ़ा शख्स काम करता है। नाम है भिखाजी काले। कभी कभी उसे घर से लेटर आता। वो काफ़ी खुश होता, पर उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो आलोक को ही कहता है कि उसका लेटर पढ़ ले। लेटर उसके बड़े बेटे तात्या ने लिखा था। उसके 3 बेटे हैं। सबसे छोटा बेटा अभी अभी पिता बना। इस खबर को सुन भिखाजी का मन खुशी से भर गया। जल्द ही उसके परिवार के लोग माथा टेकने मंदिर जाने वाले हैं। बाकी सब घर पर ठीक है। उसके जाने के बाद भिखाजी उस लेटर को उलट पलट देखने लगा। यहाँ जया की बातें हमें सच मालूम पड़ती है कि लेटर्स में सिर्फ शब्द नहीं होते। वहीं मील में एक और मज़दूर है, शिवराम, जो भिखाजी की काफ़ी इज्जत करता है। हम देखते हैं वहीं पास एक लड़का रहता है, जिससे वो उस लेटर को दोबारा से पढ़वा कर सुन रहा था। भिखाजी ने कहा उसके बेटे को एक पत्र लिख दे, पर उस लड़के को स्कूल में देरी हो रही थी, इसलिए वो चला गया। उस लेटर को पढ़ उसके मन में अब घर जाने की इच्छा उठने लगी। अब बहुत काम कर लिया, सारी ज़िंदगी इस मील में दे दी। अब घर जाकर अपने बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताएगा। उसने फैक्ट्री के मालिक से हिसाब करने को कहा, क्योंकि अब वो काम छोड़कर अपने घर जाना चाहता है। मील के मालिक को सभी सेठ जी बुलाते हैं। उसने कहा मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं तेरा हिसाब कर देता हूँ। सेठ जी एक बेईमान और काफ़ी खड़ूस किस्म का व्यक्ति था, जो अपने मज़दूरों का शोषण करने से ज़रा भी नहीं चूकता। भिखाजी अपने काम पर वापस चला गया। वो शिवराम से बता रहा था, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मील में दे दी। 10 साल का था तब से वो यहाँ काम कर रहा है। यहाँ से परिवार को पैसे भेज देता। बेटों ने ज़मीनें ले ली, मकान बनवा लिए और काफ़ी बैल भी खरीद लिए। वो अपने पोते के लिए लकड़ी का एक मुखौटा तैयार कर रहा था, जो वो अपने पोते के लिए भेंट के तौर पर ले जाएगा। उसे देख शिवराम भी काफ़ी खुश था। दूसरे दिन वो सेठ जी के पास फिर गया, पर वो बार बार भिखाजी को यही कहकर टाल देता कि मुझे थोड़ा वक्त दे। आखिर कुछ दिनों बाद उसने भिखाजी को अपने पास बुलाया और बताया कि तुझ पर मेरा 1000 कर्जा है, जो तू मुझे लौटाएगा। पर भिखाजी ने उससे कभी 1 रुपया का कर्ज नहीं लिया। सेठ जी ने उसे भुलक्कड़ और न जाने क्या क्या कह दिया। शायद तूने कभी 100 रुपये ही लिए हो, अब उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपये हो गए हैं। वो 1000 रुपये चुका दे, फिर आराम से अपने घर चले जाना। भिखाजी पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए उसे पता नहीं कि किसी भी गलत इंसान का विरोध कैसे किया जाता है। उसने सेठ जी की बात मान ली। अगर वो अपनी बची हुई उम्र भी काम करे तो भी इस कर्ज को नहीं चुका सकता। वो काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि उसका घर लौटने का सपना वहीं टूट गया। शिवराम ने उसे एक सुझाव दिया, तुम अपने बेटों को पत्र लिखो, शायद वो तुम्हें 1000 रुपये दे दे और उसे सेठ जी के मुंह पर मारकर यहाँ से निकल जाओ। उसे सुझाव ठीक लगा
और अपने बेटे को पत्र भी लिखा। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का जवाबी पत्र आया, जिसमें उसने पैसे तो नहीं भेजे, पर लिखा था कि मंदिर जाने में सारे पैसे खर्च हो गए। इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई, नया बैल खरीदना पड़ा। शायद अगले साल तक वो उसकी मदद कर पाए। पत्र को पढ़ भिखाजी को दुख तो हुआ, पर शायद उसके बेटे की भी मजबूरी रही होगी। ये सोचकर उसने खुद को समझा लिया। उसने सोच लिया कि अब वो इन लकड़ियों को काट कर ही अपना कर्ज चुकाएगा। पर शरीर का हर एक अंग जवाब दे रहा था, हाथ पैर और आँखें, जो इस बुढ़ापे में उसका साथ नहीं दे रही। कुछ दिनों काम करने के बाद वो सेठ जी के पास गया, पर सेठ जी ने कहा, इस काम का पैसा पुराने हिसाब में कट गया और अब नया हिसाब जिसमें अभी भी 1000 कर्ज है। भिखाजी काफ़ी ईमानदार इंसान था, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, इसलिए उसे सेठ जी की नीयत पर भी संदेह नहीं हुआ। मान ली उसकी बात, शायद सेठ जी ठीक कह रहा है। उसने सोच लिया, लकड़ियाँ काट कर तो कर्जा कभी नहीं चुका पाएगा। इंसान जब आखिरी वक्त में हारता है तो एक वही दिखाई पड़ता है जो सर्वशक्तिमान है, जिसके आगे एक राजा भी झुकता है और एक फ़कीर भी। आज भिखाजी को भी भगवान की याद आ गई। इस मुसीबत से अब वही निकालेगा। शिवराम ने उसे सलाह दी कि बाबा, ज़िंदगी में अब कुछ और दिन ही बचे हैं, रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। शिवराम को उसे देख दया आती, पिता की तरह मानता था, पर भिखाजी ने सोच लिया था वो कर्जा चुकाकर ही जाएगा। खुददार इंसान था, ज़िंदगी भर मेहनत करके रोटी खाई थी। कभी कभी सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो जाती। एक दिन आलोक ने लेटर बॉक्स से लेटर्स निकाले और घर लेकर आ गया। उनको डिलीवर करना अभी बाकी था। उसमें से जया एक लेटर उठाकर पढ़ने लगी। उस लेटर को पढ़ते वक्त जया काफ़ी सोच में थी। आलोक ने उसे मना किया कि दूसरों के लेटर पढ़ना गलत बात है, क्योंकि आलोक का कहना था उसका काम सिर्फ पत्र पहुंचाने का है। पर जया ने कहा, वो जिस किसी घर में लेटर देने जाता है उसमें से किसी घर में खुशियां हैं तो किसी में दुख है। जया ने लेटर आलोक को दिया पढ़ने के लिए। वो पढ़ना नहीं चाहता था, पर जया के जिद करने पर उसने पढ़ना शुरू किया। वो पत्र भिखाजी ने भगवान को लिखा था। मैंने ज़िंदगी भर तेरी भक्ति की है, कभी तुझसे कुछ मांगा नहीं। मैं अपने ऊपर किसी का कर्ज लेकर नहीं मरना चाहता। अगर तू मुझे 1000 रुपये देगा तो मैं अपने घर जा सकता हूँ। मेरी आखिरी उम्मीद तू ही है। उस लेटर को पढ़ आलोक हंसने लगा कि इस बेवकूफ़ को इतना तक नहीं पता कि भगवान तक लेटर नहीं पहुँचा सकता। पत्नी का मन दुख से भर गया। उसने आलोक को फटकार लगाई कि इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं। अगर उसने लिखा है तो किसी उम्मीद से ही लिखा होगा। यहाँ मील में उसने सेठ जी को भी खबर कर दी कि भगवान को पत्र लिख दिया है, जल्द ही वो उसका कर्ज चुका देगा। उसकी बात सुन सेठ हंसने लगा कि बुढ़ापे में भिखाजी का दिमाग सठिया गया है। वहाँ मील के सभी मजदूर उस पर हंसने लगे, पर शिवराम नहीं हंस रहा। उसे भिखाजी पर दया आती है। एक बूढ़ा इंसान जो घर वापस लौटने की जद्दोजहद कर रहा है, पर भिखाजी को किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगा। उसे पूरा भरोसा है कि वो पैसे जल्द ही उसे भेज देगा। एक दिन आलोक पत्र डिलीवर करके घर लौटा। घर पर पत्नी काफ़ी सोच में थी। उसने पैसों की एक पोटली लाकर आलोक को दे दी। आलोक के पूछने पर उसने बताया, ये पैसे उस शख्स के लिए जिसने भगवान को पत्र लिखा था, लेकिन ये सिर्फ 700 रुपये थे, जो जया ने एक एक पाई जोड़कर अपने आने वाले बच्चे के लिए जमा किए थे। पर शायद उस बूढ़े शख्स को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर ये पैसे आज उस बूढ़े इंसान तक नहीं पहुँचे तो लोग भगवान से अपनी आस्था खो देंगे। वैसे भी कहा गया है, भगवान तो हर जगह मौजूद है, तो एक इंसान में क्यों नहीं। अपनी पत्नी के विचारों से आलोक काफ़ी भावुक हो गया, जैसे उसकी पत्नी किसी देवी का स्वरूप हो। दूसरे दिन आलोक मील पर पहुंचा और बताया कि मनी ऑर्डर आया है। भिखाजी खुश हो गया। मील के सभी मजदूर दंग रह गए और उसे यकीन हो गया कि भगवान है। पर जब उसने सेठ जी को पैसे दिए तो सेठ जी ने बताया कि ये तो सिर्फ 700 रुपये हैं। भगवान ने उसे धोखा दे दिया। पर भिखाजी को यकीन है ज़रूर कहीं कोई गलती हुई होगी। भगवान उसके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। उसने सोचा बाकी के 300 वो लकड़ियाँ काट कर चुका देगा। धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में उसने लकड़ियाँ काट कर सारे कर्ज चुका दिए। जब वो आखिरी दिन लकड़ियाँ काट रहा था तभी अचानक से उसे थोड़ा अजीब सा लगने लगा।
शायद अब दिन आ गया था। भिखाजी जाकर उस लकड़ियों के ढेर पर लेट गया और उस मुखौटे को अपने सीने से लगा लिया जो उसने अपने पोते के लिए तैयार किया था। वहीं उसने शरीर छोड़ दिया। दूसरे दिन आलोक लेटर डिलीवर करके घर लौटा। काफ़ी उदास था। उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है। उसने पत्नी को बताया कि वो बूढ़े बाबा चले गए। पत्नी खुश हुई कि शायद वो अपने घर लौट गए, पर जब पता चला कि उनकी मौत हो गई, वो खुशी पल भर में कहीं खो सी गई। उसके हाथ में एक लेटर था। ये लेटर मरने से पहले भिखाजी ने भगवान को एक आखिरी लेटर लिखा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी 700 की मदद की, पर दुनिया बहुत बुरी है। भिखाजी का कहना था कि भगवान ने उसे 1000 रुपये ही भेजे थे, पर 300 रुपये पोस्टमैन ने चुरा लिए, जिस वजह से मैं कभी अपने घर नहीं जा पाया। पर इन लोगों को माफ़ कर देना। उस लेटर को पढ़ आलोक और उसकी पत्नी काफ़ी भावुक हो गए। जया को अफसोस था, काश वो उसकी 300 रुपये की मदद और कर पाती। कहानी का दूसरा भाग। कुछ सालों बाद आलोक की पोस्टिंग एक हिल स्टेशन पर हो गई। उसकी दूसरी कहानी उसी हिल स्टेशन से शुरू हुई। जगह तो काफ़ी खूबसूरत थी, पर पत्नी जया साथ नहीं, इसलिए एक खालीपन सा लगता है। उसकी पोस्टिंग के बाद जया अपनी माँ के पास रहने चली गई, क्योंकि वो दोबारा से गर्भवती थी। अब उसे भी जया की बातों पर यकीन हो गया था कि पत्र के शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते। लोग पागलों की तरह इसकी राह देखते हैं। वो कुछ लेटर को जला रहा था। ये काम उसके रोज़ के टास्क में था। जो भी अनडिलीवर्ड लेटर्स हैं उसे जला दिया जाए। उसमें से कई लेटर लीज़ा काम्बले ने जेम्स काम्बले को लिखे थे। एक बार नहीं, कई बार। जैसे जैसे एक एक लेटर वो जला रहा था, मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर जेम्स ने लीज़ा के किसी भी लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया। उसी हिल स्टेशन पर एक गर्ल्स हॉस्टल है जहां वो अक्सर पत्र डिलीवर करने जाता। उस दिन उसे गेट पर एक शख्स मिला। उसने अपना नाम जेम्स काम्बले बताया। उसकी बेटी लीज़ा काम्बले इसी हॉस्टल में पढ़ाई करती है। उसने आलोक को लेटर दिया, कहा इसे मेरी बेटी तक पहुंचा दो, क्योंकि मुझे भीतर जाने की अनुमति नहीं। आलोक ने पत्र लेने से मना कर दिया, कहा इसे लेटर बॉक्स में डाल दो। जेम्स ने कहा इसमें तो 3 दिन लग जाएंगे। मैं एक सैनिक हूँ और ब्राह्म देश बॉर्डर पर तैनात रहता हूँ। किसी तरह यहाँ आने की छुट्टी मिली। उसने रिक्वेस्ट की, अगर वो ये पत्र आज ही उसकी बेटी तक पहुँचा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। आलोक मान गया। जेम्स ने कहा मैं यहीं बाहर इंतज़ार करूँगा। वहाँ आलोक उस हॉस्टल की मैट्रन से मिला। उसने सारी बात बताई कि ये लेटर लीज़ा को देना है। मैट्रन ने टीचर से लीज़ा काम्बले को बुलाने को कहा, पर टीचर ने बताया इस नाम की यहाँ कोई लड़की नहीं पढ़ती। वो आलोक के साथ गेट पर गई, पर वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा ये गर्ल्स हॉस्टल है तो कुछ लफंगे यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। जब वो गेट से बाहर निकल रहा था तो वो फिर आ गया। वो अपने बेटी के लिए आइसक्रीम लेने गया था। उसने माफ़ी मांगी कि तुम दोबारा जाओ, अब मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। आलोक ने उसे बताया कि इस नाम की यहाँ कोई लड़की नहीं पढ़ती, पर जेम्स को पूरा यकीन है कि वो यहीं पढ़ती है। जेम्स ने काफ़ी रिक्वेस्ट की वो उसकी बेटी को बाहर लेकर आए, पर आलोक उसे मना करके वहाँ से चला गया। जेम्स गेट के सामने खड़ा होकर काफ़ी देर तक रोता रहा। दूसरे दिन जब वो फिर हॉस्टल आया तो जेम्स उसे फिर वहीं मिला। इस बार वो अपनी बेटी का रिपोर्ट कार्ड लेकर आया था। आलोक उस कार्ड को लेकर भीतर गया। मैट्रन उस रूम में गई जहाँ पुराने रिकॉर्ड्स रखे होते थे। सभी फाइल्स पर धूल जमी थी। आखिर उसे लीज़ा काम्बले का नाम मिल गया। यहाँ पता चला लीज़ा 1942 में इसी स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में थी। आलोक को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि कई साल बीत गए हैं। वो मैट्रन के साथ गेट पर आया, पर इस बार भी वहाँ कोई नहीं। दूसरे दिन जाते वक्त जेम्स उसको पहाड़ी पर फिर मिल गया। उसने आलोक को साथ बैठने के लिए कहा क्योंकि उसे कुछ बातें करनी थी। आलोक भी बैठ गया क्योंकि उसका रोज़ इस तरह से मिलना उसकी बेचैनी बढ़ा रहा था। उसने बताया लीज़ा की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई। उसके तुरंत बाद ही उसे जंग पर जाना पड़ गया, जिस वजह से लीज़ा को हॉस्टल भेज दिया गया। कई बार उसने छुट्टियों के लिए अर्जी डाली, पर उसे स्वीकार नहीं किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ से सैनिकों की एक टुकड़ी को ब्राह्म देश भेज दिया गया, जिसमें जेम्स भी था। ब्राह्म देश जो आज के वक्त में म्यांमार है। बेटी से मिलने के लिए जेम्स पूरी तरह से तरस गया।
कुछ दिनों बाद छुट्टी की अर्जी स्वीकार हो गई। आते वक्त सामने वाली घाट से उसकी बस नीचे गिर गई, जिसमें उसके साथ 34 सैनिक और मारे गए और अपनी बेटी से मिलने की इच्छा अधूरी रह गई। इस बात को बीते 20 साल से ज़्यादा हो गए। यहाँ आलोक को पता चला कि जो सामने है वो जेम्स की आत्मा है। उसने आलोक से हाथ जोड़ के गुजारिश की कि कैसे भी करके लीज़ा तक उसका संदेश पहुँचा दे, वरना वो इसी तरह अपने पिता का इंतज़ार करती रहेगी। उसे रोता देख आलोक से रहा नहीं गया और वो वहाँ से उठकर चला गया। पर अब लीज़ा कामले को लेकर उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। आखिर वो है कहाँ? उसने काफ़ी खोज की, इसमें मैट्रन की भी मदद ली। आखिरकार उसे लीज़ा का पता चल गया, जो उसी शहर में रहती है। लीज़ा एक बार चलाती है जहाँ लोग शराब पीने और जुआ खेलने आते हैं। उसने आलोक से काम पूछा, पर उसे समझ नहीं आ रहा लीज़ा को कैसे सारी बात बताए। उसने दीवार पर लटका वही मुखौटा देखा जो भिखाजी ने बनाया था। लीज़ा ने बताया, एक दिन एक शख्स खूब दारू पीने आया था। 300 रुपये हुए, पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ये मुखौटा ही रख लिया। पर यह लीज़ा के किसी काम का नहीं। अगर कोई उसे 300 देगा तो वो उसे दे देगी। यहाँ आलोक ने अपने बात की शुरुआत की। उसने बताया कि मैं तुम्हारे पिता से मिला। ये सुन लीज़ा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, पर जैसे ही उसने उसके पिता का नाम बताया, उसके चेहरे का भाव एक झटके में बदल गया और उसकी आंखें नम हो गई। यहाँ आलोक ने बताया कि उसके पिता उससे मिलने आ रहे थे, पर उनकी बस घाट में गिर गई। लीज़ा ने बताया उसके एक भी लिखे हुए पत्र कभी वापस नहीं आए। लीज़ा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद आलोक वहाँ से जाने लगा, पर लीज़ा ने उसे काफ़ी कुछ सुनाया कि वो पोस्टमैन काफ़ी मनहूस है जो एक दुख की खबर लेकर आया। लीज़ा अब तक इस उम्मीद में जी रही थी कि कहीं न कहीं उसके बाबा ज़िंदा हैं, पर पोस्टमैन ने उस उम्मीद को भी ख़त्म कर दिया। उसने आलोक को वहाँ से भगा दिया। यहाँ से कहानी का तीसरा और आखिरी भाग शुरू होता है। काफ़ी वक्त बीत चुका। आलोक की ड्यूटी अब दूसरे विलेज में लग गई थी। यहाँ उसने रहने का इंतज़ाम कर लिया है, इसलिए पत्नी जया को यहीं बुला लिया। अब उनका परिवार 3 से 4 हो चुका था। एक बेटा था और एक छोटी बेटी। जया को स्टोरीज़ पढ़ने का काफ़ी शौक़ है और वो स्टोरी लिख भी रही थी। जब भी आलोक उस गांव से गुज़रता, एक महिला उसके पीछे भागती हुई आती। उसने अपना नाम गुलजार बताया। शायद उसका कोई लेटर आया हो, पर उसके पास इस नाम से कोई लेटर नहीं था। लेटर न मिलने पर वो काफ़ी दुखी हो गई। उस तेज़ धूप में लेटर्स को डिलीवर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, पर उसके मन से गुलजार का ख्याल नहीं जा रहा। इतनी धूप में नंगे पैर भागती रहती है, न जाने किसके लेटर का इंतज़ार है उसे। दूसरे दिन वो फिर भागती हुई उसके पीछे आई, पर आज भी कोई लेटर नहीं। अब तो आलोक को भी उसे ना कहने में शर्म सी आ रही थी। जब भी उसे मिलता बस ना में ही जवाब देता, पर मन में एक ही सवाल उठ रहा था, न जाने वो किसकी राह तक रही है। घंटों तक उसी एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर बस लेटर की राह देखती। हम देखते हैं गुलजार वहीं कोठे पर एक नाचने वाली है। लोग उसका नाच देखने आया करते। एक दिन आलोक उसके कोठे पर आया, तब वो नाच ही रही थी, पसीने से भीगी हुई। आज उसे किसी का लेटर आया था। वो काफ़ी खुश हुई। शायद उसे इसी का इंतज़ार था, पर ना जाने क्यों आलोक के मन में उसके प्रति एक आकर्षण सा बनता जा रहा है। उस लेटर से पता चला कि कोई उससे मिलने आने वाला है बहुत जल्द। वो खुशी से झूम उठी। यहाँ घर पर भी आलोक बस उसके बारे में ही सोच रहा था। पत्नी को अब वो बदला बदला सा लगने लगा। घर पर भी ज़्यादा बात नहीं करता, पर जया ने कभी उससे कुछ कहा नहीं। एक दिन नाचते वक्त वहाँ एक शख्स आ गया। वो उसे देख रुक गई। ये शायद वही शख्स है जिसका उसे कब से इंतज़ार था। उसे देख आंखों से आंसुओं की धारा बह उठी। न जाने ये कैसा खेल है ज़िंदगी और मौत का। जब वो जाता है तो गुलजार मर जाती है और उसके आने के बाद जी जाती है। इस शख्स का नाम विश्वनाथ है, जो शहर में रहता है। कभी कभी उसे मिलने आता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सुबह होते ही वो फिर वहाँ से चला गया। गुलजार सुबह फिर उसे आवाज़ देकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। एक दिन जब आलोक रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने पेड़ के नीचे बैठ एक हर्ब सेलर को देखा जो दवाइयाँ बनाकर बेचता। उसके पास भी वही मुखौटा था।
हर्ब सेलर ने बताया ये 300 का है और ये सारी इच्छाएं पूरी करता है। यहाँ हमें पता चलता है इस मुखौटे को लीज़ा ने भी 300 में ख़रीदा था और भिखाजी का कर्ज चुकाने में 300 रुपये कम थे। पर यह पहेली आलोक की समझ से बाहर थी। उसने ये बात जया से बताई। उसने बताया कि मैं एक ऑथर की बुक्स पढ़ती हूँ, उसमें भी कुछ ऐसी ही मिस्ट्रीज़ होती हैं। पर आलोक को पूरा यकीन है ये वही मुखौटा है जिसे उस बूढ़े शख्स ने बनाया था। पर वो इस हर्ब सेलर तक कैसे पहुंचा, ये काफ़ी अजीब है। एक दिन जाते वक्त आलोक ने देखा वही मुखौटा गुलजार अपने घर लेकर जा रही है। उसने ये मुखौटा हर्ब सेलर से 300 में ख़रीद लिया था क्योंकि ये सारी इच्छाएं पूरी करता है। आलोक को ये काफ़ी अजीब लगा। दूसरे दिन जब गुलजार नाच की प्रैक्टिस कर रही थी तब वहाँ आलोक आ गया। गुलजार ने पूछा, क्या तुम लेटर लाए हो? पर उसने डरते हुए कहा, नहीं। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने बताया, सब लोगों की तरह वो भी नाच देखने आया है, यहाँ तक कि वो पैसे भी ले आया है। उसके इतना कहते ही गुलजार भीतर से पूरी तरह से टूट गई कि इस पोस्टमैन ने भी उसे पैसों से तौल दिया। उसके मन पर जैसे सांप लौट गए। आलोक खुद को रोक नहीं पा रहा, न जाने क्यों वो गुलजार की तरफ खींचा चला जा रहा है। दूसरे दिन विश्वनाथ फिर आ गया, पर इस बार वो जिद पर थी कि उसे भी अपने साथ ले चले। वो और दूसरों के लिए नहीं नाच सकती। पर विश्वनाथ ने कहा उसके पास इतने पैसे नहीं कि उसे शहर ले जा सके, पर वो जल्द ही उसे यहाँ से लेकर जाएगा, बस उसे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। गुलजार रोने लगी कि उसे इस नर्क में और नहीं रहना। यहाँ लोग उसके जिस्म को निहारते हैं। उसके मन की पवित्रता तो सिर्फ विश्वनाथ देख पाया था। यहाँ आलोक बस उसके ही ख्यालों में खोया रहता और समझने की कोशिश करता। न जाने उसे ये क्या हो रहा है। आज रात ही विश्वनाथ फिर उठकर चला गया। यहाँ आलोक रात अकेले ही बैठा था। पत्नी आकर पास बैठी। उसने पत्नी से वासना और आदत के बीच का फ़र्क पूछा। जया ने उसके मन को तुरंत भांप लिया। उसने जवाब दिया कि वासना में पड़ा हुआ इंसान हमेशा उसे आदत का नाम दे देता है। दोनों में कोई भेद नहीं। वासना और आदत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शायद आलोक के भीतर की वासना ही है जो उसे गुलजार की तरफ खींचती है। सुबह गुलजार उठकर फिर से विश्वनाथ को आवाज़ देने लगी। उसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर बस उसकी राह देखती। उसे खड़ा देख आलोक ने उसे आवाज़ दी, पर गुलजार ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसके भीतर का इंसान मर गया हो। आलोक वहाँ से चला गया। शायद आज उसने घर पर पत्नी से सारी बात भी बता दी। दोनों खामोश बैठे थे क्योंकि आलोक उससे कोई भी बात नहीं छिपाता। रात तेज़ बारिश हो रही थी। गुलजार ने मुखौटे की तरफ देखा। उसने कहा कि अगर पैसा ही सब कुछ है तो मुझे पैसा ला कर दे। तभी नीचे से आवाज़ आई। गुलजार चौंक गई। इतनी रात तेज़ बारिश में कौन होगा? नीचे आलोक था। उसने गुलजार को मनी ऑर्डर दिया जो कि विश्वनाथ ने भेजा था। लेटर का पूछने पर आलोक ने कहा इसके साथ कोई लेटर नहीं था। आलोक ने कहा इतनी रात, वो भी तेज़ बारिश, अगर किसी और की बात होती तो वो कभी नहीं आता, पर गुलजार के लिए वो यहाँ आ गया। आलोक वहाँ से चला गया। घर आया तो जया ने पूछा, क्या तुमने उसे पैसे और लेटर दे दिए? यहाँ पता चला कि उस मनी ऑर्डर के साथ लेटर भी था, पर उसमें बुरी खबर थी, इसलिए आलोक ने गुलजार को देना सही नहीं समझा। पर पत्नी ने कहा उसमें दुख हो या खुशी, गुलजार को उस लेटर को पढ़ने का पूरा हक है। आलोक फिर गया उसके पास। उसने बताया कि फैक्ट्री में काम करते वक्त विश्वनाथ की जान चली गई। नॉमिनी में विश्वनाथ ने गुलजार का नाम दिया था। ये पैसे उसी के हैं। गुलजार रोने लगी। उसने कहा कि तू झूठा है। वो उसी शब्द को बार बार दोहरा रही थी कि पोस्टमैन झूठा है। आलोक वहाँ से चला गया। आलोक इन सभी होती घटनाओं से पूरी तरह से टूट चुका था। हम देखते हैं अगली पोस्टिंग के लिए वो दूसरे गांव जा रहा है। रास्ते में जाते वक्त उसे गुलजार दिखी जो उस मुखौटे को वापस करने जा रही थी। गुलजार का रूप काफ़ी भयानक लग रहा था। ये मुखौटा काफ़ी मनहूस था जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, क्या आपको इस मास्टरपीस के बारे में पहले से पता था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ।